Hello students, today we will discuss about diseases and types of diseases and how can we cure these diseases and how we can prevent from diseases. Okay, so talking about disease, what is disease? Disease, any condition which will affect physical, anatomical and functional aspect of our body is called disease. कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके इन तीनों एस्पेक्ट्स को हार्म करती है या अफेक्ट करती है, देन हम उस पर्टिकुलर टाइम पर या उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि आप डिजीज्ड हो. कब? एनी कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन विच विल अफेक्ट द फिजिकल. पहली बात हम बात करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट. फिजिकल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यानी कि आपकी किसी बॉडी पार्ट में अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, मूव नहीं कर पा रहे हो, या आंखें आपकी दर्द हो रही हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, यानी आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, देन यू आर डिजीज्ड. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो हमारा हाथ टूट गया, सो हम अपने हाथ से जो प्रॉपरली वर्क करते थे वैसा नहीं कर पा रहे. इट मीन्स कि आर फिजिकल वी गेट अफेक्टेड बाय फिजिकली. हमारा फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, हमारा फिजिकल पार्ट अफेक्ट हो रहा है बॉडी का. अब बात करते हैं एनाटॉमिकल. एनाटॉमिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि आपकी बॉडी की किसी स्ट्रक्चर में चेंज होता है. जैसे कि आप देखते हो पोलियो एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो लेग होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, यानी बोन्स बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई पर्सन जो होता है वो हैंडीकैप्ड हो जाता है ना, हैंडीकैप हो जाता है. तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं, वो टेढ़े होकर चलते हैं या उनको चलने में दिक्कत होती है. कुछ तो पूरी तरीके से दोनों लेग उनके नहीं प्रॉपर वर्क करते हैं. सो इस तरह की कंडीशन, उनको कोई पेन नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना. एक्चुअल में स्ट्रक्चर अगर जो होता है लेग का वैसा नहीं होता, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं ना. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हैंडीकैप पर्सन जो नहीं चल पाते, किसी का मुंह टेढ़ा होता है इस तरीके से, सो हैंडीकैप्ड है, यानी कि उनके बोन्स जो हैं, यहाँ के जो बोन्स हैं, जॉ बोन्स हैं, वो सही से नहीं स्ट्रक्चर उनका फॉर्म हुआ रहता है, जिसकी वजह से उनका मुंह टेढ़ा होता है. तो वो वैसे नहीं बोल पाते जितना प्रॉपर हम बोल पाते हैं. सो स्ट्रक्चरली उनकी बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई डिसबैलेंस होता है, कोई पार्ट इधर उधर होता है या प्रॉपरली नहीं फॉर्म होता है, देन दिस विल आल्सो कॉज अ डिजीज. नेक्स्ट इज फंक्शनल एस्पेक्ट. अगर आपका फिजिकल एस्पेक्ट ठीक नहीं है, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो, अगर आप एनाटॉमिकली यानी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का ठीक नहीं है, सो अगर मान लो आपके हाथ टेढ़े हैं, सो जो आप टेढ़े हाथ से क्या प्रॉपरली वर्क कर पाओगे? नहीं. जितना आप सही तरीके से, अगर प्रॉपर हैंड है तो हम उस वर्क को परफेक्टली कर पाते हैं. सो स्ट्रक्चर अगर हैंड का सही नहीं है तो स्ट्रक्चर नहीं सही है तो भी आप काम नहीं कर पाओगे. सो दिस विल अफेक्ट द फंक्शनल एस्पेक्ट आल्सो. तो आप फंक्शन अच्छे से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाओगे, यानी कि या फिर आपकी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है. लाइक आपका हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, ठीक है. अगर हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, सो हार्ट की बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं लोगों को. अगर आपका स्टमक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा. इट मीन्स कि जो ऑर्गेन्स है उनका, इंटरनल ऑर्गेन्स, उनका काम सही तरीके से करना भी जरूरी है. सो फिजिकली आपको अगर आप अफेक्टेड हो, देन यू आर डिजीज्ड. इफ यू आर अफेक्टेड एनाटॉमिकली, या आपकी बॉडी एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में कोई चेंज है, देन यू आर डिजीज्ड. एंड अगर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है, कोई पर्टिकुलर यानी ऑर्गेन्स डैमेज्ड हैं, देन ऑल्सो यू आर डिजीज. सो कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको अफेक्ट कर देती है, आपके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को, आपके फंक्शनल एस्पेक्ट को, आपके फिजिकल एस्पेक्ट को अगर अफेक्ट करती है, देन यू आर डिजीज्ड. हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में कहेंगे कि वी आर डिजीज्ड. नाउ कोई अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो डिजीज की कंडीशन में क्या होता है? वी गेट वीक, हम वीक फील करते हैं एंड कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते, और कभी कभी हमको कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें पेन भी बहुत होता है. सो ये सारी चीजें डिजीज की होती हैं. अब डिफरेंट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, डिजीज को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया, कई काइंड्स में डिवाइड किया गया. सो अगर हम टाइप्स की बात करें डिजीज की, सो हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं. सो कुछ आपको पढ़ना है. जैसे कि कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो डेफिशिएंसी से होते हैं ना. सम डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच मेक आवर बॉडी सेल्स ना. सो अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, या इनकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं मिल पा रही है, वी आर नॉट ईटिंग सच फूड्स व्हिच fulfill the nutrient requirement of our body, so that what will happen, so that
वी गेट अफेक्टेड बाय सम डिजीजेस, क्योंकि वो डिजीज फॉर्म करेंगे, क्योंकि दीज न्यूट्रिएंट्स आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल पाएंगे सो वो पर्टिकुलर फंक्शन अफेक्टेड होगा, एंड द पर्टिकुलर फंक्शन अफेक्टेड देन वी आर डिजीज्ड। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, देन सच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो वी विल डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीजेस फर्स्ट। आफ्टर दैट कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेन कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जैसे कि किसी का लंग्स सही से वर्क नहीं कर रहा है, किसी का स्टमक सही से वर्क नहीं कर रहा है, किसी का इंटेस्टाइन, किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑर्गेन सही से काम नहीं करते हैं ना, कभी कभी बच्चा पैदा होता है तो प्रॉब्लम के साथ ही आता है, उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है। सो ऑर्गेन मेल फंक्शनिंग जिसको कहते हैं, इसकी वजह से भी डिजीज हो सकते हैं, एंड दीज आर वेरी हार्मफुल सीरियस बिकॉज दे आर इंटरनल ऑर्गेन्स। अंदर क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा, जब तक आपको पेन ना हो तब तक पता नहीं चलता। सो दीज आर वेरी डेंजरस ऑल्सो। नाउ अगर हम बात करेंगे सो कम्युनिकेशन की बेसिस पे, स्प्रेडिंग के बेसिस पे कि कोई डिजीज फैल जाता है बहुत आसानी से, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो फैलते नहीं आसानी से, सो उनके बेसिस पर भी डिजीजेस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। वन इज नॉन कम्युनिकेबल, अनदर इज कम्युनिकेबल। सो वी विल डिस्कस दीज टू ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीजेस which are caused by the deficiency of vitamins, which are very important because they protect our body, they do some particular function in our body. So talking about the types of vitamins, there are 4 types of vitamins which you have to read: vitamin A, B, C and D. So I already told you that vitamin B have many types and it is vitamin B1. ठीक है, ये विटामिन B1 है. So B2, B6, B12, there are other types of vitamin B also which you don't have to learn ना, आपको नहीं पढ़ना अभी. But talking about these two, so मैंने कैटेगराइजेशन किया है, टेबल बनाया है. So there are deficiency diseases जो कि विटामिन की कमी की वजह से होती है, एंड उन किस विटामिन की कमी की वजह से होती है वो है कॉजन उसका. एंड अगर ऐसी डिजीज हो जाती है तो आपको क्या डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे वो डिजीजेस ठीक हो सकते हैं प्राइमरी लेवल पर, शुरुआत में. ये नहीं कि कंडीशन बहुत बुरी हो गई एंड देन आप ईट कर रहे हो, देन यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है. ठीक, सो दिस विल कॉज अ फेलियर ऑफ योर ऑर्गन एंड मेनी थिंग्स ना. सो आपको शुरुआत में अगर ऐसा होता है, सो यू कैन फॉलो दिस डाइट एंड यू कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, योर डिजीज ना. सबसे पहले बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. सो फर्स्ट डिजीज जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस है. नाम से ही पता चल रहा है, नाइट, अंधेरा, ब्लाइंडनेस यानी अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे, अंधेरे में आप ब्लाइंड हो जाओगे. तो बेसिकली अगर अंधेरे में तो हर कोई ब्लाइंड हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, बट यहाँ पर बात होती है डिम लाइट की ना. डिम लाइट जैसी ही होगी, आप देख नहीं पाओगे. सो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? द पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट और एट नाइट. बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा. मतलब अभी हमारे यहाँ लाइट बंद कर दो तो थोड़ी बहुत जो डिम रोशनी होती है ना, उसमें भी हम देख लेते हैं. लेकिन अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, किसकी वजह से होता है? अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, अगर वो ऐसा फूड नहीं ईट कर रहा है कंटिन्यूअसली काफी टाइम से जो विटामिन, जिसमें विटामिन ए हो, देन उनको क्या होगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी. और विटामिन ए क्या करता है? हमारी जो आईज की सेल्स हैं उनको हेल्प करता है देखने में. तो अगर आप देख नहीं पाओगे ना, अगर आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आपके जो आईज वाले सेल्स हैं उनको कैसे मिलेगा देखने के लिए? जो एनर्जी मिलती है, जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, बिकॉज वो विटामिन ए की वजह से है. और जिसकी वजह से क्या होगा? वो पर्सन जो है वो देख नहीं पाएगा अच्छे से. शुरुआत होती है नाइट ब्लाइंडनेस से, रात को देखने में दिक्कत होती है. जैसे ही शाम होगा बहुत मुश्किल से दिखेगा, और ये अगर लॉन्ग टाइम तक चलता गया तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रोशनी आपकी पूरी तरह, यानी आप देख ही नहीं पाओगे. सो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं ये सारी. कैसे आप दूर कर सकते हो? अगर स्टार्टिंग फेज है, यू शुड फॉलो द डाइट विच वी शुड ईट द फूड विच हैव these which have vitamin A ना. So carrot, green and yellow vegetables, green या yellow कलर के vegetables हैं, like green vegetables, many green vegetables like spinach and cabbage and there are many, हाँ बहुत सारे हैं जिनको आप ग्रीन वेजिटेबल्स को खा सकते हो ना. सो अभी कैरेट जो होता है, कैरेट में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ विटामिन ए होता है. सो कैरेट को आप खाते हो अगर, तो आपको बहुत ज्यादा विटामिन ए मिल जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट्स की. तो फ्रूट्स जैसे पंपकिन है, मैंगो है, पपाया
पपाया है एंड मिल्क, मैंने बताया मिल्क जो है वो उसमें ऑलमोस्ट सारे विटामिन होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी नहीं होता उसमें, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल विटामिन यू कैन टेक फ्रॉम द मिल्क। सो मिल्क पियोगे तो लगभग सब चीजें मिल जाएंगी। एग में भी विटामिन एन होता है और फिश में, तो एग एंड फिश तो उनके लिए है जो नॉन वेजिटेरियन है, बट अदरवाइज अगर वेजिटेरियन हो आप तो यू हैव मेनी ऑप्शंस, यू कैन ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स एंड कैरेट ऑल्सो, फ्रूट्स भी आप ईट कर सकते हो लाइक पपाया, मैंगो, इन सब में ह्यूज अमाउंट ऑफ विटामिन ए होता है। सो आप इसको इजिली ठीक कर सकते हो अगर प्राइमरी स्टेज में है, स्टार्टिंग का फेज है, अदरवाइज यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। नेक्स्ट इज बेरी डिजीज में क्या होता है, बेरी डिजीज में वीकनेस आती है, बहुत कमजोर हो जाता है पर्सन। और क्या होता है लिम्स में, लिम्ब क्या होते हैं, ये जो हमारे हैंड एंड लेग्स हैं, हाथ और पैर जो है इन्हीं को हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 limbs, 2 types of limbs, 4 limbs and hind limbs, ठीक है, 2 होते हैं 4 limbs and hind limbs, these are the scientific वर्ड्स ना, साइंस के टर्म्स में अगर हम वर्ड यूज करें सो लिम्स बोलते हैं हैंड एंड लेग को, ठीक है। अदरवाइज अगर बेसिक लैंग्वेज में इंग्लिश में बोले सो हैंड एंड लेग आप बोलते हो, फुट बोलते हो। सो हमारी जो लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं, उनमें पेन होने लगता है, और क्या होता है ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, यानी कि सांस जो नहीं ले पाओगे अच्छे से, आपकी ब्रीदिंग रेट जो है, ब्रीदिंग स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, ब्रीथ नहीं कर पाओगे, तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा नहीं तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आपको पता है, पहले बताया एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनर्जी के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, सो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो इस वजह से वीकनेस होगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी वीक हो जाएगी। फीट जो होंगे, लेग्स जो होंगे वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। सो ये भी काफी डेंजरस है। किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, या आप डायरेक्टली विटामिन बी बोल सकते हो। विटामिन B1 अगर आपको नहीं मिल रहा है प्रॉपरली तो आपको ये डिजीज हो सकती है। कैसे ठीक करोगे, जिन फूड्स में विटामिन बी है उसको ईट करोगे तो हो जाएगा ठीक, लाइक होल व्हीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल पल्सेस, मिल्क, नट्स एंड मीट, इनको अगर आप ईट करते हो सो आप विटामिन बी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लोगे एंड ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो डिजीज में क्या होता है, क्रैक्ड लिप कॉर्नर्स, जो लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं ना ये पूरे फट जाते हैं, और अगर आप लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता है तो ये इसमें से पूरी ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत पेन होता है, और ये जो आपके लिप्स के पोर्शन है ये भी क्रैक होने लगेंगे। स्टार्टिंग कॉर्नर से होगी, और अगर काफी टाइम तक ऐसा हो रहा है, विटामिन सी नहीं मिल रहा है बॉडी को प्रॉपरली, सो आपके लिप्स के पोर्शन भी क्या होंगे, क्रैक होने लगेंगे, फटने लगेंगे, जिसमें से ब्लड निकलने लगेगा। और क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स जो टीथ के ऊपर जो मसल्स हैं, टीथ के ऊपर जो पिंक मसल्स दिखते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड गम्स, ठीक है। ये जो आपके पिंक दिखते हैं, आप टूथब्रश करते हो तो टीथ के ऊपर जो पिंक कलर का मसल दिखता है, दीज आर कॉल्ड गम्स। सो गम्स जो है वो फटने लगेंगे, उसमें से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, खून निकलने लगेगा एंड पेन होता है बहुत बुरा वाला। डल एंड पेल स्किन, आपकी स्किन की जो शाइनिंग है वो चली जाएगी, एकदम फीका हो जाएगा, आपका स्किन डल हो जाएगा, जैसे बीमार पड़ते हो तो देखते हो ना चेहरा एकदम डल होता है, सो वैसा हो जाएगा। ज्वाइंट स्वेलिंग, आपके जो ज्वाइंट्स हैं, हैंड ज्वाइंट्स, लेग ज्वाइंट्स, एवरी ज्वाइंट ना, जहाँ 2 बोन्स आपस में जुड़ते हैं, उन 2 बोन्स के जुड़ने की जो जगह होती है ये, दीज आर ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में पेन होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगा, ठीक है। सो स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऑल सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इन सब में विटामिन सी मिलता है। इवन इन चिली ऑल्सो, मिर्ची, हरी मिर्ची जो होती है उसमें भी विटामिन सी होता है। सो ग्रीन चिली को डेफिनेटली आप सैलेड के बेसिस पे या वेजिटेबल के थ्रू में मिक्स करके डेली आपको जरूर वो खाना चाहिए। और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि अदर फंक्शंस भी बहुत सारे परफॉर्म करता है। सो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला एंड टोमेटो, इन सब में क्या होता है, इवन ग्रीन चिली ऑल्सो, दे हैव विटामिन सी। तो आप अगर इन डाइट को फॉलो करोगे, इन फूड्स को खाओगे तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेगी। लास्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है,
बोन वीक हो जाते हैं, और अगर बोन वीक हो जाएंगे तो बोन बहुत वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से, जबकि बोन हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन अगर वो वीक हो जाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बोन जो होंगे वो बेंड हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे लेग्स और हैंड्स जो होते हैं वो कर्व हो जाते हैं। एंड अगर वो मुड़ गए तो अगेन स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल फीचर हो गया, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, तो आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली, एंड दिस विल कॉज पेन ऑल्सो। सो रिकेट्स इज ऑल्सो वेरी डेंजरस डिजीज, और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? सनलाइट, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, मीट, एग एंड लीवर, इन सब से। लीवर का मतलब है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लीवर को ईट करते हैं लोग, तो उस लीवर से डायरेक्टली विटामिन डी मिल जाता है। अब सनलाइट पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सनलाइट, धूप में जाके खड़े हो जाओ विटामिन डी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सनलाइट डायरेक्ट हमको विटामिन डी नहीं मिलता है। ये सारी चीजें तो डायरेक्ट दे देते हैं, घी खाओगे, वेजिटेबल ऑयल्स खाओगे, नट्स खाओगे, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जैसे कि पीनट्स हैं, उनको ईट करोगे तो उनमें विटामिन डी होता है, मीट्स में होता है, एग में होता है, लीवर में होता है, एनिमल लीवर में होता है, फिश के लीवर में होता है। सो उसको खाओगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन सनलाइट से हमको विटामिन डी नहीं मिलता। होता क्या है, इन आवर स्किन, जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। क्या नाम होता है? यहाँ लिखती हूँ मैं, इसका नाम होता है मेलानिन, ठीक है। द पिगमेंट नेम इज मेलानिन। ये जो पिगमेंट होता है ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल। जब सनलाइट पड़ती है, इस ना, ये सनलाइट पड़ी जब हमारे ऊपर, सो हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है? मेलानिन है। मेलानिन क्या करेगा? वो ना सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट जैसे ही आएगी, सो सनलाइट के प्रेजेंस में वो मेलानिन क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? विटामिन डी बनाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही मेलानिन विटामिन डी बना सकता है। दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सन हमको कहता है लो विटामिन डी, लो विटामिन डी, ऐसा नहीं है। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है। सो आवर बॉडी ऑलरेडी हैज मेलानिन। ये मेलानिन जानते हो क्या होता है? ये हमारी स्किन का कलर देता है। कोई बहुत गोरा होता है, कोई बहुत काला होता है, कोई मीडियम होता है, सबका कलर अलग अलग होता है ना। तो जिसके पास जितना ज्यादा मेलानिन है वो उसके स्किन का कलर उतना ही डार्क होता है, जिसके पास जितना कम मेलानिन है उसके स्किन का कलर उतना ही लाइट होता है, यानी वो उतना ही फेयर होता है। सो फेयर लोगों के पास मेलानिन कम होता है, सो इट इज अ डिसएडवांटेज। क्योंकि मेलानिन कम है तो सनलाइट में खड़े होने का उतना मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम है। बट इफ अ डार्क पर्सन हैव सो मच अमाउंट ऑफ मेलानिन इन देयर स्किन, सो उसको विटामिन डी कम टाइम पे भी धूप में खड़ा रहेगा तो ज्यादा विटामिन डी मिलेगा बॉडी में, क्योंकि मेलानिन ज्यादा है। और मेलानिन जब सनलाइट पड़ता है तो वो क्या बनाता है? विटामिन डी। तो मोर अमाउंट ऑफ मेलानिन इन आवर बॉडी, द मोर अमाउंट ऑफ विटामिन डी वी गेट। सो नाउ हम अब कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी वाली भी डिजीजेस देख लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो फर्स्ट इज ब्रिटल टीथ एंड वीक बोन्स। ठीक है, हमारा जो बोन्स होता है ना, आवर बोन्स आर मेड अप ऑफ cells, but there are two minerals which plays very important role for making the bones ना। so bone को बनाने के लिए दो minerals जो होते हैं बहुत important role play करते हैं। first is calcium and second is phosphorus। these two minerals, ये दोनों सेल्स के अलावा ये दोनों मिनरल्स जो हैं वो एक्चुअल में बोन का एंड टीथ का फॉर्मेशन करते हैं सेल्स के अलावा। सो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मिनरल्स हैं जो हमारे बोन को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टफ बनाते हैं। अगर हम अपनी स्किन की बात करें, आवर मसल्स आर दे आर फ्लेक्सिबल, बट आवर बोन दे आर नॉट। बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, बोन्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ना, एंड they are also made up of cells, but why they are strong and hard? Just because of these two minerals, because calcium and phosphorus, these two minerals make the bones and teeth strong and hard. So इनकी वजह से वो strong और hard होते हैं। और अगर ये दोनों minerals की कमी हो जाए, deficiency हो जाए, तो क्या वो उतने strong and hard रहेंगे? नहीं रहेंगे, definite सी बात है। जिसकी वजह से strong हो रहा है, जिसकी वजह से hard है, अगर वो कम रहेगा तो definite सी बात है वो कमजोर हो जाएंगे, weak हो जाएंगे। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टीथ जो होगा वो टूटने लगेगा,
और जल्दी से उसमें कैविटीज हो जाएंगी आसानी से ना। बोन्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, एंड बोन्स वीक होंगे तो आप प्रॉपरली चल नहीं पाओगे, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे, क्यों, आपको पेन होने लगेगा। ठीक है। सो कैल्शियम एंड फास्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्रिटल टीथ एंड वीक बोन्स होते हैं। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम वो चीजें खाएं जिसमें ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, लाइक मिल्क। मैं बोलती हूँ हर बार मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन सी को छोड़ के आपको सब देखने को मिलेगा मिल्क में। तो मिल्क have calcium and phosphorus, especially milk have calcium not phosphorus. So milk में कैल्शियम होता है, अगर मिल्क दूध रोज पीते हो तो कैल्शियम इजीली मिलेगा, एंड कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क, एग, नट्स, बीन्स एंड मीट, इन सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है, एंड द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca. Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। तो आप शॉर्ट में Ca लिख दोगे, कैपिटल C एंड स्मॉल a, दिस इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव फास्फोरस। सो फास्फोरस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल P। कैपिटल P इज द सिंबल ऑफ फास्फोरस। सो पूरा लिखने की जगह आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्वाइटर। ग्वाइटर इज अनदर डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ a mineral that is called iodine. Iodine is also a type of mineral. इसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अगर इसकी कमी हो जाएगी सो क्या क्या हो सकता है, हमको कौन सी डिजीज होगी, ग्वाइटर। और ग्वाइटर में क्या होता है, स्वॉलन थ्रोट, गला, ये जो थ्रोट है आपका ये फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है। वीक मेमोरी, आपकी मेमोरी, आपको चीजें भूलने लगेंगी, आपको अच्छे से याद नहीं रहेगा कुछ, और लॉन्ग टाइम तक ऐसा होगा तो एकदम भूलने लगोगे। स्लो मेंटल ग्रोथ, भाई मेमोरी कमजोर हो जाएगी, दिमाग सही नहीं रहेगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, तो आप जो मेंटली जो है, यानी कि अगर आप देखते हो किसी किसी का दिमाग बहुत शार्प होता है, कोई कोई बच्चा बहुत डल होता है, जल्दी नहीं समझता, तो वो किसकी वजह से, आप जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। सो स्लो मेंटल ग्रोथ, आपका दिमाग जो होगा वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना आप कर सकते हो, जस्ट बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सो आयोडीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे मिलेगा आयोडीन, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ खूब सारे, ग्राम खाओ, चने को खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, जैगरी, गुड़, गुड़ तो सबके घर होता है, गुड़ रोज खाना चाहिए, आंवला, मीट, ये सारी चीजों में क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। सॉल्ट में भी आयोडीन होता है, तो सॉल्ट नमक जो होता है वो तो सबके घर। सो ऐसा नमक खाइए जिसमें आपको आयोडीन इजली, तो इसलिए ग्वाइटर जो है वो अब उतना नहीं होता, पहले बहुत होता था। क्यों, क्योंकि डेली बेसिस पे अब सॉल्ट हम लोग खाते हैं, सॉल्ट जो होता है वो आयोडीनाइज्ड होता है, यानी उसमें आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसलिए आयोडीन की कमी जो होती है वो होती नहीं है अब किसी को। बट पहले सॉल्ट जो होता था वो आयोडीनाइज नहीं होता था बहुत पहले। सो ग्वाइटर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट अब ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें, दैट इज एनीमिया। एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है बॉडी, थकान सा महसूस होता है, पेल फेस हो जाता है, फेस एकदम डल हो जाता है, साइनिंग और जो एनर्जाइज्ड फेस होता है वो नहीं रहता, वो पेल हो जाता है, फीका हो जाता है, और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। देखो डार्क सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनीमिया की केस में ही हो, बट डार्क सर्कल्स, क्योंकि अगर आप कमजोर हो जाते हो तो डार्क सर्कल बहुत इजीली आपके आंखों के नीचे दिखाई देता है, बट नॉट इन ऑल केसेस कि डार्क सर्कल है तो एनीमिया ही होगा। ठीक है। किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, पूछ लिया भाई हीमोग्लोबिन क्या है। तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोरी समझाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की एंड ब्रीदिंग की, कि कैसे आपको एनर्जी मिलती है। एंड ब्रीदिंग में जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में जाता है, और लंग्स से कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है वो ऑक्सीजन। ठीक, अब स्टोरी समझो। तो पहले ये समझ लो किस किस चीज में हीमोग्लोबिन मिलता है, बनाना में, डेट्स में, जैगरी, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें हमको हीमोग्लोबिन मिलता है। अब हीमोग्लोबिन की स्टोरी समझ लो कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी थी, स्टोरी ये थी कि हमने ब्रीदिंग की, ठीक है, हमने इनहेल किया, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हमने ब्रीदिंग की, हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में गया, ठीक है, और ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ गया, सेल्स के अंदर गया, और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ने किसकी पिटाई की, ग्लूकोज की, और ग्लूकोज ने क्या दे दिया, एनर्जी,
और एनर्जी के अलावा उसने एक वेस्ट मटेरियल भी दिया था जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम वापस से धक्के मार के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ जाता है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन, जहां पर हमको एनर्जी मिलती है। तो ये तो बात पुरानी हो गई, पता है आपको। अब नई बात समझनी है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, लंग्स से वो ब्लड में जाता है। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन को लेने के लिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिगमेंट। एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। So hemoglobin is a pigment which is present in blood and which carries oxygen. अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को ब्लड कैरी नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखना। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है ब्लड में सो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को रख सके ना। ऑक्सीजन बहुत भाग जाएगा तुरंत, उसको रख नहीं पाएगा। तो उसको पकड़ के रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के पास ही कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ के रख सके। हीमोग्लोबिन को हम HB से डिनोट करते हैं, कैपिटल H एंड स्मॉल b। सो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ह्यूमन ब्लड हैव अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन एंड दिस हीमोग्लोबिन हैव एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन ना। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड गिव इट टू द सेल, और इसको कहाँ पहुंचाता है? सेल में पहुंचाता है। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन लेता है और हीमोग्लोबिन HbO2 नाम का एक सब्सटेंस बनता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कोई नहीं है, और ऑक्सीजन अगर कैरी नहीं होगा तो एनर्जी कौन देगा? ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, एनर्जी मिलेगी नहीं, मर जाओगे। बिना एनर्जी के वर्क कैसे करेंगे बॉडी? तो मर जाएंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। आई थिंक सो इट इज क्लियर द टॉपिक हीमोग्लोबिन। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कमेंट below. Okay, now so all these deficiency diseases, all these are non communicable diseases. तो अब हम बात करते हैं kinds of diseases, ठीक है। Now talking about the kinds of diseases. Kinds of diseases. There are two kinds of diseases, non-communicable diseases and communicable diseases. So हमने अभी नॉन कम्युनिकेबल को फिनिश कर लिया। क्यों? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं कम्युनिकेशन, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह फैल सके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सके। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर सच टाइप ऑफ डिजीजेस which cannot spread from one person to another, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल ना सके। लाइक डेफिशिएंसी डिजीजेस, आप न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो, आप ऐसा फूड नहीं खा रहे हो कि आपको विटामिन ए मिले, सो वो डेफिशिएंसी आपकी है, आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट किसी और के से बॉडी के न्यूट्रिएंट से अफेक्टेड नहीं है। सो आप में जो डेफिशिएंसी है जरूरी नहीं कि वो दूसरे में भी डेफिशिएंसी हो, क्योंकि वो फूड दूसरा खा रहा है आप नहीं खा रहे हो तो आपकी कमी है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते नहीं है। दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे कैन नॉट कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सच टाइप ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस, जितने भी डेफिशिएंसी, बेरी बेरी रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्वाइटर एंड व्हाट, एनीमिया, all these are deficiency diseases and they cannot be spread from one person to another, so they are called non communicable diseases. And we already done with the non communicable portion. Now we will talk about the communicable diseases na. So communicable diseases just opposite the type of diseases which can spread from one person to another, these are called communicable diseases. They can communicate from, they can spread from one person to another. How they spread? By the medium, by some medium like air, from person to person na, from air, from by using the disease person utensil, by using their
ना क्लोज ना, उनका अगर आप किसी पर्सन को डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, और अगर आप उसके संपर्क में रहते हो, उसके पास रहते हो, अगर वो सामने आपके बात कर रहा है तो एयर के थ्रू, उसकी ब्रीथ के थ्रू, और उसका जूठा खाना खा रहे हो, उसका जूठा पानी पी ले रहे हो, अगर उसके बर्तन यूज कर रहे हो या उसके कपड़े यूज कर रहे हो, सो उनके आसपास अगर आप हो, सो दे कैन इजिली स्प्रेड, बिकॉज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कैसे फैलेंगे? इन्हीं सब चीजों से, कपड़े से, बर्तन से, हवा से, पानी से ना, इन सब चीजों से वो फैलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल, किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है, आप उसके साथ रहो, खाओ पियो, जूठा शेयर करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल नहीं सकते। बट कम्युनिकेबल फैल सकते हैं बहुत इजीली, और इसीलिए दीज डिजीजेस आर वेरी डेंजरस। लाइक कोरोना ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरी इजीली। इसी वजह से कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है। अगर वो नॉन कम्युनिकेबल होता ना तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आता है, आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। दैट इज व्हाई it is very dangerous. So communicable diseases are actually quite dangerous because they can spread from one person to another. Okay, so let's talk about the communicable diseases. So talking about communicable diseases are those diseases that can spread from one person to another person. एक person से दूसरे person में easily spread हो जाते हैं. And ये diseases mainly, such diseases are caused by some germs or microbes. And I already told you what is microbes or microorganism. Microorganisms are also a living organism which cannot be seen by our naked eye, and these are some are helpful and some are harmful also. So the harmful microbes cause disease and the helpful have many functions. So हम बात करेंगे माइक्रोब्स की जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए. Those microbes are classified into 4 categories. अगर हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग के बेसिस पे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोन्स. बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं? ऑल आर टाइप ऑफ माइक्रोब्स, बट इनके सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सो दैट दे आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट नेम्स ना. सो ये थोड़ा हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, बट बेसिकली जान लो. बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, प्लेग, डाइसेंट्री एंड टाइफाइड. These diseases are caused due to the bacteria. Viral diseases are common cold, polio, smallpox, AIDS, measles. AIDS का full form होता है acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. This is the full form of the एड्स. याद रखना, क्योंकि ये कुछ साल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इस समय स्प्रेडिंग है एड्स का. अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. सो एड्स इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी चाहिए. ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब एड्स का बहुत ज्यादा एपिडेमिक हो चुका था, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे ना. सो एड्स एंड मीजल्स, दीज आर द डिजीज नेम विच आर कॉज्ड बाय द वायरस. एंड नाउ कोरोना ऑल्सो, you can add corona also. So actually covid, disease name is covid. तो COVID-19 is the disease name, जो कि आपको किसकी वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज. इसको भी आप वायरस की कैटेगरी में रख सकते हो ना. फंगी की बात करें तो फंगी जो मेनली होते हैं वो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में उतना देखने को नहीं मिलता. सो फंगी को आप स्किप कर सकते हो, बट माइंड में रखना फंगी इज ऑल्सो अ माइक्रोब एंड इट विल ऑल्सो कॉज डिजीजेस, बट मेनली इन प्लांट्स. Now protozoans are another category of microbes, and इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया, which is a very common, टाइम आ गया है मलेरिया एंड टाइफाइड का, जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, गर्मी का मौसम है. मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, these are some diseases which are caused due to protozoan. So मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया जो डिजीज है ये एक प्रोटोजोन की वजह से होता है, जो कि मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है. तो अभी इसको हम देखेंगे. उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम. उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम विच विल कॉज मलेरिया डिजीज. ठीक है, जो प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होता है वो उस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम. ठीक है. सो अब हम बात करेंगे कि ये डिजीज, ये सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं एंड हाउ दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कैसे स्प्रेड होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट आने से. अगर आप किसी डिजीज पर्सन को, इनमें से कोई भी डिजीज है
और डायरेक्टली आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, यानी कि उसके क्लोथ्स यूज कर रहे हो, उसके बर्तन यूज कर रहे हो, उसके जो भी आइटम्स हैं उसको आप आसपास की जो भी वो चीजें यूज कर रहे हो, उसके ही कपड़े यूज कर रहे हो, उसके ही चादर, उसी के बेड पे आप सो रहे हो, सो यू कैन इजिली अफेक्टेड बाय द डिजीजेस ना, आप इजिली अफेक्ट हो जाओगे क्योंकि उसके वो ऑलरेडी अफेक्टेड है एंड ये स्प्रेड हो सकते हैं इन चीजों के थ्रू, यानी डायरेक्टली अगर आप उनके कांटेक्ट में हो। सेकेंड कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। देखो जो खाना होता है, इसीलिए बोलते हैं खाने को ढक कर रखना चाहिए, पानी को ढक कर रखना चाहिए, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, आरओ का पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो खुला पानी होता है, खुला खाना होता है, उस पर बहुत सारे मक्खियां, इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं एंड वो इंसेक्ट्स बहुत सारी जगह जाकर बैठ कर आते हैं, सॉइल में, कूड़े में, डस्ट जो पड़ा रहता है वहां भी बैठ कर आते हैं। डस्ट वगैरह जहाँ होता है, जहाँ गंदगी होती है, वहां पर बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं और जब वो उस पर बैठते हैं तो उनके लेग में माइक्रोब्स लग जाते हैं और जब वो आकर फूड पर बैठते हैं या पानी में बैठते हैं, सो माइक्रोब्स उनके थ्रू कहाँ फैल जाता है, हमारे फूड में, हमारे वाटर में फैल जाता है और उस इन्फेक्टेड वाटर को अगर हम ड्रिंक कर लेते हैं सो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। सो हम लोगों को हमेशा खाना और पानी जो है वो ढक कर रखना चाहिए और हमें साफ बर्तन यूज करना चाहिए, बार बार पानी से धोकर एक बार फिर। सो these are the things which can spread the diseases like infected food, अगर आप खा रहे हो infected water, यानी कि अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, साफ नहीं किए हो, बॉयल नहीं किए हो, सो आपको इजिली डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे एयर के थ्रू। एयर के थ्रू जो सबसे कॉमन डिजीजेस होते हैं वो वायरल डिजीजेस होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है, आप देखोगे घर में किसी को एक को सर्दी होती है ना तो दूसरे को आसानी से हो जाता है कुछ दिन के बाद या उसी दिन। जस्ट लाइक कोविड-19 भी जो है वो एक तरह का कोल्ड का ही है, लंग्स का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है जो इजिली स्प्रेड होता है फ्रॉम एयर, ठीक है। अगर आपके सामने कोई छींक दे रहा है, खांस रहा है, किसी को सर्दी हुई है, तो आप देखोगे कि उसके साथ रहते रहते है आपके सामने, अगर आपके बगल में, लेकिन क्योंकि वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके छींक के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, खांसने के थ्रू जो एयर निकल रही है, उस एयर में वो वायरस निकल रहा है, कॉमन कोल्ड का वायरस निकल रहा है और वो वायरस जब आप ब्रीथ करोगे तो आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा एंड देन इट विल कॉज कॉमन कोल्ड टू यू आल्सो ना। सो एयर के थ्रू भी स्प्रेड होती है डिजीजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, तो मॉस्किटो और अदर इंसेक्ट्स के थ्रू भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। ये भी कई सारे डिजीजेस, जैसे कि एक डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस भी मक्खियों के थ्रू फैलता है, जो कि आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। ये आप कहाँ, किस रीजन में होता है, अफ्रीका जो हमारा कंट्री है, अफ्रीका कंट्री में ये डिजीज देखने को मिलता है। इंडिया में कॉमन नहीं है क्योंकि जिन मक्खियों के थ्रू ये फैलता है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलती, ये अफ्रीका में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया भी मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है वो मलेरिया स्प्रेड करती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सो मलेरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है और ये सीजन भी चल रहा है मलेरिया वाला, ठीक। और क्या देखने को मिलता है, डेंगू फीवर। डेंगू भी किससे होता है, मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, स्प्रेड करता है मॉस्किटो। सो डेंगू फीवर भी बहुत कॉमन है। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लाइज जो होते हैं, मक्खियां जो होती हैं, वो बहुत सारी डिजीजेस फैलाती हैं, लाइक टाइफाइड, और ये टाइफाइड डिजीज को फैलाना, ये सारा इनका काम होता है, मक्खियां। क्योंकि वो आप देखते हो, इसीलिए मक्खियां अगर बैठ जाती हैं खाने पे, पानी पे, तो लोग नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से बैठ कर आती हैं, कहाँ पर वो माइक्रोब्स लेकर आ रही हैं और वो इन्फेक्ट कर देती हैं हमारे फूड एंड वाटर को। सो दैट हमको मक्खियों को दूर रखना चाहिए, ठीक। सो टॉकिंग अबाउट द मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स जिनके थ्रू स्प्रेड होती है डिजीजेस, चलो इसको डिस्कस करते हैं। टॉकिंग अबाउट मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉस्किटो आल्सो, उनकी भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज होते हैं, जिनमें से फीमेल एनाफिलीज जो होती है, एनाफिलीज मॉस्किटो जिसकी फीमेल, ठीक है, मेल नहीं, फीमेल एनाफिलीज जो होती है उसकी जो सलाइवा होती है उसमें प्रोटोजोन प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके सलाइवा से क्या होता है, उसका सलाइवा हमारी ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है और उस सलाइवा में जो प्रेजेंट प्रोटोजोन है, दैट इज प्लाज्मोडियम, वो इजिली ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में और हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। इस वजह से हमको मलेरिया डिजीज हो जाता है। सो मैं सिर्फ आपको मलेरिया का एग्जांपल लेके समझाती हूँ क्या होता है। देखो मलेरिया में फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उसकी सलाइवा में, ठीक है, जो उसका लार होता है, ठीक है, उसकी सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है,
इसकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम, इसकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोन। ये एक तरह का माइक्रोब है, प्रोटोजोन है। ये प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जब ये फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है ना, क्या किया इसने, बाइट किया, किसको किया, ह्यूमन को बाइट किया, किसी ह्यूमन को बाइट किया, मान लो ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, इसको बाइट कर लिया, उसके हाथ में बाइट कर लिया। तो अब क्या होगा, बाइट जैसे ही किया वैसे ही इसकी सलाइवा से जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में पहुंच जाएगा, यानी इसके ब्लड में पहुंच जाएगा और इसके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा और इसके ब्लड में जाके जो इसके ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड के सेल्स हैं उनको ईट करने लगेगा, ठीक है, उनको क्या करेगा, ईट करने लगेगा, खाने लगेगा। और हमें पता है भाई हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, अब सेल को ही कोई खा जाएगा तो क्या करेंगे, हम परेशान तो हो ही जाएंगे ना। सो हमारे ब्लड सेल्स को ही ईट करने लगेगा, सो दैट हम लोग क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं और ब्लड सेल्स को ईट करने लगता है। और हमें पता है ब्लड में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। सो अगर ब्लड सेल को ईट करने लगेगा तो हीमोग्लोबिन खत्म होने लगेगा, हीमोग्लोबिन खत्म होने लगेगा तो हमको कमजोरी आएगी, बीमार पड़ेंगे, मर भी सकते हैं, एनर्जी नहीं रहेगी तो मर भी सकते हैं। सो मलेरिया डेंजरस है, ठीक है। सो जैसे अभी कोरोना फैला है ना, वैसे एक टाइम पे मलेरिया भी बहुत फैला था, इसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लोग मर जाते थे कितने सारे, पूरे एपिडेमिक हो जाता था, पूरा का पूरे गांव साफ हो जाते थे, गांव के लोग मर जाते थे मलेरिया की वजह से, क्योंकि पहले इसका मेडिसिन प्रेजेंट नहीं था, पहले हमें पता नहीं था कि कैसे होता है, क्यों होता है, बट अभी हमको पता है। सो हम इजिली इसको ठीक कर सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर, डॉक्टर से कंसल्ट करके। लेकिन फिर भी ये डेंजरस है क्योंकि सही टाइम पे अगर आप नहीं ठीक कराओगे सो इट विल कॉज एनीमिया, इट विल कॉज डेथ ऑल्सो ना, ये मार भी सकता है, आपकी जिंदगी भी ले सकता है। सो इट इज वेरी डेंजरस। किससे फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डेफिनेटली आता है माइंड में कि क्यों ये मॉस्किटो खुद क्यों नहीं मरता, इसको क्यों नहीं होता वो डिजीज, जस्ट बिकॉज कि मॉस्किटो के पास ब्लड नहीं होता क्या, डेफिनेटली उसके पास ब्लड होता है, लेकिन हमारा जो ब्लड होता है उसमें सेल्स होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, इन ह्यूमंस ब्लड ना, 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के ब्लड में, ठीक है। आरबीसी 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। सो ये जो 3 तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मॉस्किटो में आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो ये प्लाज्मोडियम है जो हमारी बॉडी में आकर आतंक मचाता है, ये प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी को ही परेशान करता है, आरबीसी को ही ईट करता है, रेड ब्लड सेल्स को ही ईट करता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ईट नहीं करता। सो अब उसका पसंद क्या है, आरबीसी है। और मॉस्किटो में रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो मॉस्किटो जो है उसके पास ये आरबीसी नहीं है, इसी वजह से वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट होता है और इस प्लाज्मोडियम को क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। That's why it will cause malaria in our body, it will cause disease in our body because our body has red blood cells and mosquito body don't have red blood cells। मॉस्किटो को मारोगे तो खून नहीं निकलेगा, वो जो खून कभी देखते हो वो हमारा ही पिया हुआ खून रहता है जो उनको निकलता है, अदरवाइज मॉस्किटो के पास रेड कलर का ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। सो दैट्स व्हाई अगर रेड ब्लड सेल्स को खा जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी खत्म हो जाएंगे एंड हम ऑक्सीजन कैसे कैरी होगा बॉडी में, तो एनर्जी कैसे मिलेगी। सो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग वीक हो जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर वर्क, एनी सिंगल फ्यू एनी वर्क, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंगल वर्क ना। सो बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं है, सो डेथ भी हो सकती है। सो टाइम पे ट्रीटमेंट जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं
मॉस्किटो या के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होता है दैट इज डेंगू. इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस डिजीज. डेंगू ये किसके थ्रू होता है? एडीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है. अगेन सेम केस, एडीज मॉस्किटो इससे अफेक्टेड नहीं होता. अगेन यही सारा प्रोसेस है ना, मॉस्किटो के अंदर पूरा ब्लड नहीं होता. सो ये एडीज मॉस्किटो जब बाइट करता है ह्यूमन को तो ह्यूमन के ब्लड में वो के थ्रू ये पूरा फैल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग की. तो प्लेग जो है वो एक मक्खी के थ्रू फैलता है जिसको हम बोलते हैं रैट फ्ली. ये रैट फ्ली क्या करता है? रोडेंट्स जो होते हैं, अगर रोडेंट्स जानते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स जिनके आगे के दांत जो होते हैं, जो दो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इंसाइजर. फ्रंट के जो टीथ होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं इंसाइजर. जो आगे के दांत होते हैं जिससे हम लोग काटने का काम करते हैं, फूड को कट करने का, उसको बोलते हैं इंसाइजर. जो फ्रंट के जो दो इंसाइजर होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में, ये इंसाइजर उनके बहुत बड़े होते हैं. अगर आप चूहे का दांत देखोगे आगे का तो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो नैक कर पाते हैं. ठीक है, कुतर पाते हैं फूड को. सो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे, जिनके आगे के दो इंसाइजर्स काफी बड़े होते हैं, ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, सो उनको हम रोडेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि रैट. ठीक है, रैट रोडेंट है. ठीक है, क्योंकि उसके आगे के दांत लंबे होते हैं. सो रैट के बॉडी पे ये रैट फ्ली पाए जाते हैं. देखो नाम भी है रैट फ्ली. तो रैट की बॉडी पे ये रैट फ्ली पाए जाते हैं. क्या करते हैं? रैट का जो खून होता है ना उसको चूसते हैं. चूहे का खून चूसते हैं. चूहे के खून से ही अपना पेट भरते हैं, यानी इनका ये उसी के खून को पीते हैं, यही उनका फूड होता है. तो अब ये रैट फ्ली जो होते हैं, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया. बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया. अब जब ये रैट फ्ली जो होते हैं ये ब्लड सक करते हैं तो ये चूहे में पहुंच जाता है. और अगर ये चूहे मर और गए आसपास कहीं पर भी तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? फैल जाता है एयर में. सो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाएगा, हम या ब्लड के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर ये हमारी बॉडी में आता है, सो इट विल कॉज द डिजीज विच इज कॉल्ड प्लेग. इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? प्लेग कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. ठीक है, सो ये कुछ डिजीजेस हैं जो मॉस्किटो के थ्रू फैलते हैं. देयर आर सम अदर डिजीजेस आल्सो व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटो और फ्लाइज आल्सो. सो ये कुछ मेन हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए: मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग. ठीक, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं कम्युनिकेशन होने से, यानी कि स्प्रेड होने से इन कम्युनिकेबल डिजीजेस को. We can follow some things, some rules or some prescriptions so that we can easily prevent these communicable diseases. Those who are suffering from communicable diseases use many things like utensils, towel, clothes, etc. जो भी लोग डिजीज से अफेक्टेड होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस से, वो सारी चीजें यूज करेंगे. डेफिनेट सी बात है, बर्तन यूज करेंगे, बेड यूज करेंगे, कपड़ा यूज करेंगे ना. सो टॉवल यूज करेंगे. सो उनकी चीजों से These things may contain germs. वो चीजें germs कंटेन कर सकती हैं. हो सकता है कि वो माइक्रोब जिनकी वजह से वो अफेक्टेड हैं, जिनकी वजह से उनको डिजीज है, वो उनके उन थिंग्स में भी हो, उनके उन यूटेंसिल में हो, कपड़ों में हो. सो अगर आप उन चीजों को सेपरेट रखोगे, दूर रखोगे, अपने आप से दूर रखोगे, सो यू कैन इजिली प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस ना. आप इजिली उसको प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज को. Never consume uncovered food and drinks since flies and other insects sit over them and leave germs of diseases. कभी भी खुले हुए खाने या खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है उस पे फ्लाइज बैठा हो, मॉस्किटो ने उसमें अपने अंडे दिए हों. So that they can when you drink or when you eat such type of food, such infected food, so this will cause the disease. This will cause you the disease ना, वो आपको disease cause कर सकता है. Always use a handkerchief while sneezing or coughing, else you may spread the germs of your disease in the air. यानी हमेशा आपको हैंकी यूज करनी चाहिए, रुमाल यूज करना चाहिए. बड़ा सा कॉटन का हैंकी जो होता है वो हमेशा यूज करना चाहिए जब भी आप खांसते या छींकते हो. क्यों? क्योंकि खांसते और छींकते समय आपके माउथ से जो भी एयर निकलता है उसके साथ कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो कि माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, उस डिजीज को करने वाले माइक्रोब को कैरी करते हैं, और वो हवा में जाएंगे या आपके सामने आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है. सो दैट अगर आप हैंकी को यूज करोगे तो वो हैंकी तक ही रहेगा. ठीक है, आप तक ही रहेगा. रेगुलरली चेंज द वाटर ऑफ योर कूलर एंड फ्लावर पॉट्स. अवॉइड द ब्लॉकेज ऑफ वाटर एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई.
रेगुलरली आपको जो आपने फ्लावर पॉट्स वगैरह लगाए हैं उसके पानी अगर भर जा रहा है तो उसको रेगुलरली आपको चेंज करना चाहिए। अगर आपने कूलर है आपके घर, सबके घर होगा लगभग, सो उसमें पानी जो भरता है उसको भी आपको रेगुलरली चेंज करना चाहिए, 1 दिन 2 दिन के अल्टरनेट पर। या आपको उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट मिक्स कर देना चाहिए सो दैट कि कोई भी मॉस्किटो उसमें अपने एग ना दे सके, ठीक। क्योंकि एग देगा तो उसमें उसके बच्चे होंगे, फिर वो मॉस्किटो के नंबर्स बढ़ेंगे आपके आसपास, तो मॉस्किटो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, डेफिनेट सी बात है, मलेरिया कॉज कर सकता है, डेंगू कॉज कर सकता है ना। सो अवॉइड द ब्लॉकेज ऑफ वाटर एंड कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अगर आपके आसपास कहीं गड्ढे में पानी भरा है तो उसको आप क्लीन कीजिए, गड्ढे को रखिए ही मत, गड्ढे को भर दीजिए, नहीं तो जब भी बारिश होगी उसमें पानी भरेगा और अगेन उस भरे हुए पानी में मॉस्किटो अपने एग्स ले करेंगे, सो उसमें से नए मॉस्किटो निकलेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आपको उसको भर देना चाहिए। रिमेंबर मॉस्किटो ले एग इन दी स्टिल वाटर। मॉस्किटो हमेशा रुके हुए पानी में अपने अंडे देता है, बहते हुए पानी में नहीं देता है। ऑलवेज यूज अ मॉस्किटो रेपेलेंट और मॉस्किटो नेट टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। हमेशा अपने घर पे या तो आप ऑल आउट, या देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ना केमिकल्स वाले आ गए हैं, ऑल आउट और मैक्सो एंड ये सारी चीजें, या तो आप उसको यूज करो या फिर आप मॉस्किटो के लिए आप नेट यूज करो, ठीक है। या मॉस्किटो रेपेलेंट आता है, बैडमिंटन के शेप का आता है, उसको आप यूज कर सकते हो, तो उससे मॉस्किटो मर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा यूज करना चाहिए जिससे मच्छर मर सके। मच्छर अगर है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कीप द विंडोज ऑफ योर हाउस ओपन फॉर सम आवर इन द डे सो दैट द एयर एंड सनलाइट कैन रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। हमेशा अपने दिन में अपने घर के जो कुछ विंडो होते हैं उनको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी होम में, आपके घर में फ्रेश एयर आएगी और जो भी एयर है जो पहले से प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जब आप एक्सहेल करते हो तो हो सकता है कोई डिजीज पर्सन है, उसका जो एयर गया है उसके थ्रू जो माइक्रोब्स हैं वो भी फ्रेश हो जाएगा एयर, एंड सनलाइट आएगी, और सनलाइट अगर होगा सो माइक्रोब्स के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, ठीक है। बोथ sunlight is an effective and natural way to kill harmful germs. Both air and sunlight help to keep our surrounding dry and germ free. दोनों ही क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को सूखा रखेगा, क्योंकि जहाँ वाटर होता है वहाँ इजिली माइक्रोब्स एंटर करते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए, तो वो वहाँ देखते हैं जहाँ गीला हो, जहाँ नमी हो, जहाँ वेट हो प्लेस, वहाँ पर वो आसानी से ग्रो करते हैं, और अगर ड्राई प्लेस है तो वहाँ माइक्रोब्स इजिली ग्रो नहीं कर सकते। Use boil or filter water because boiling and filtering help to remove germ from the water. हमेशा पानी को बॉयल करके या फिल्टर करके पीना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर किल हो जाते हैं, या फिर वो फिल्टर हो जाते हैं, जर्म्स नहीं आ पाते हैं। जैसे आरओ में क्या होता है, फिल्टर्ड वाटर होता है, या फिर आप बॉयल करके पानी पियो, बॉयल करने से क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, जो माइक्रोब्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। सो वो भी उस तरीके से भी आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। यूज पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, पास्चराइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है। क्या करते हैं उसमें, इट इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड इंस्टेंटली कूल डाउन टू किल द हार्मफुल जर्म्स। अगर आप किसी दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, दूध बॉयल होने लगेगा, और उसके बाद अचानक से उसको ठंडा कर दो, सो क्या होगा, जो भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे मिल्क में वो मर जाएंगे। सो इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। एंड पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले लुइस पास्चर ने बताया था। सबसे पहले इन दी 19th सेंचुरी के टाइम पे लुइस पास्चर ने सबसे पहले पास्चराइजेशन का प्रोसेस किया था, और उन्होंने देखा कि सारे जो जर्म्स थे वो मिल्क में वो मर गए हैं। सो इस वजह से जो भी आप देखते हो मार्केट में जो मिल्क आते हैं पैकेट वाले, उस पर लिखा भी रहता है पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब है उसमें कोई भी माइक्रोब या कोई भी हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट नहीं है। इट विल सेव फॉर यू। Keep your surrounding clean since germ bred in dirty areas. We must use disinfectant regularly for our floors, kitchen, bathrooms and toilets. डेली बेसिस पे हमें अपने आसपास का ख्याल रखना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं गंदगी तो नहीं है, साफ सफाई रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गंदे प्लेस पर क्या होता है, माइक्रोब्स इजिली ग्रो कर जाते हैं। सो अगर आप क्लीन रखोगे अपने आसपास का एनवायरनमेंट, स्पेशली वो एरिया जहाँ पर ज्यादा पानी होता है, क्योंकि वाटर में इजिली माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, जैसे कि बाथरूम है, किचन है, टॉयलेट है,
इन सब जगह पे आपको हमेशा डिसइंफेक्टेड यानी कि वो चीजें जो इन्फेक्शन को दूर करती है, जो जर्म्स को किल करती है, लाइक हार्पिक, फिनॉल, दीज आर सब्सटेंसेस बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उनसे आप देखते हो घर पे साफ सफाई होती है। सो उनसे क्या होते हैं, वो जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं टाइल्स पर या जमीन पर या किचन का जो फ्लोर होता है उस पर आप डिसइंफेक्टेंट का यूज करोगे तो जो भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो मर जाएंगे। विजिट अ डॉक्टर व्हेन यू फॉल इल, जब भी आपको हल्की सी भी फील होता है कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, आपको बीमार फील हो रहा है, फीवर लग रहा है, सो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी लगा के दवा नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। All cases of communicable diseases must be reported to the medical authorities like hospitals, dispensaries of your area to prevent the spread of an epidemic. कभी भी अगर आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास या आसपास जो भी डिस्पेंसरी है या मेडिकल हॉस्पिटल है आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, और अगर सबको फैल गया, जैसे कि इस समय कोरोना सब जगह फैला हुआ है, तो क्या होगा, देखो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। सो ये कंडीशन हो सकती है, इस कंडीशन को बोलते हैं पैंडेमिक। जब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में कोई डिजीज फैल जाती है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं पैंडेमिक। ठीक, सो पैंडेमिक कंडीशन हो उससे पहले, या एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लो पूरे सोनभद्र में मलेरिया फैल गया, सो दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लार्ज एरिया में कोई डिजीज फैल गई है पूरी पॉपुलेशन में, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, सो इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में अगर फैल गई है तो हम उसको बोलते हैं पैंडेमिक। सो एपिडेमिक की कंडीशन होती है, उसके बाद पैंडेमिक कंडीशन होती है। तो एपिडेमिक कंडीशन हो इससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, चलो वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन जो एक प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए जो डिजीजेस हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करवाई है। जैसे पोलियो का वैक्सीन लगता है। वैक्सीन होता क्या है एक्चुअली में, देखो समझ लो, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू द पॉपुलेशन ना, लोगों को वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन प्रोवाइड करना, इसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। लेकिन वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, ठीक है, देखो जब भी कोई माइक्रोब, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, कोई ऐसा माइक्रोब जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, डिजीज कॉज करता है, अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स, स्पेशल सेल्स, इम्यून सेल्स, हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स, द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच फाइट फ्रॉम डिजीजेस ना, जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो डिजीज से फाइट करते हैं, जो माइक्रोब्स को मार देते हैं, जो डिजीज करने आते हैं, वो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, जब भी कोई माइक्रोब एंटर किया हमारी बॉडी में, मान लो ये कोई माइक्रोब है जो डिजीज कॉज करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आया तो इम्यून सेल्स क्या किए, उसको पहचाने, उन्होंने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और पहचानते ही क्या किया, पहचानते ही उसको मारने के लिए एक चीज बनाई। मारने के लिए जिस चीज को वो बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। मारने के लिए जिस चीज को वो बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। सो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस, वो जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस, दीज इम्यून सेल्स दे आइडेंटिफाई द माइक्रोब, वो क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे कि ये कैसा माइक्रोब है, कैसे मारे इसको, तलवार से मारे कि बंदूक से मारे, किससे मरेगा, क्या तरीका है, कि लाठी से मारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स को मारने के। सो वो इम्यून सेल्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जब उनको पता चल जाएगा कि कैसे मारना है, तो वो उसके खिलाफ एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं ना, एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। डिफरेंट माइक्रोब्स को मारने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, वो इस माइक्रोब्स को किल कर देगा, वो इन माइक्रोब्स को किल कर देगा, ये एंटीबॉडी इन माइक्रोब्स को किल कर देगा, और फिर हम डिजीज फ्री हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो एंटीबॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मारने के बाद भी ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर कभी दोबारा ये वाला माइक्रोब वापस से हमारी बॉडी के अंदर आया तो ये एंटीबॉडी तुरंत मार देगा, तुरंत
पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले एक बार आ चुका है ना। अगर आप एक बार किसी को जान जाते हो तो दोबारा पहचानने की जरूरत पड़ती नहीं। आप एक बार जानते हो तो क्या बार बार उसको पहचानोगे, बार बार उससे हालचाल लोगे कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, एक बार पता चल गया, पता चल गया। सेम एज कि क्या होता है, एक माइक्रोब्स एक बार हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो इम्यून सेल्स पहचान जाते हैं और याद करके रखते हैं कि क्यों, क्योंकि दोबारा अगर कभी आया तो हम तुरंत उसको मारे, पहचानने की जरूरत ना पड़े। ठीक, सो ये एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। These are a type of protein which are made by immune cells to kill the microbes, kill the disease causing microbe, kill the disease causing germs. अब यही एंटीबॉडी हमारे जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिजीज वाले माइक्रोब्स को मार देते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में मरे हुए या इनएक्टिव, ठीक है, मरे हुए या इनएक्टिव जो माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, किल्ड और इनएक्टिव, किल्ड और इनएक्टिव डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, किल्ड और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उनको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, इनको इंजेक्ट किया जाता है। अब जब ये मरे हुए हैं तो ये मरे हुए हैं तो या इनएक्टिव है तो हमारी बॉडी में डिजीज तो कॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहले से ही मरे हुए हैं और इनएक्टिव है तो हमारी बॉडी में डिजीज तो कॉज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिंदा रहेंगे तब तो हार्म पहुंचाएंगे। मरा हुआ क्या, मरे हुए सैनिक कैसे हार्म पहुंचा सकते, तो मरा हुआ रहता है। मरे हुए को क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। जब ये इंजेक्ट किया जाता है हमारी ब्लड में आता है और जब ब्लड में आता है तो हमारे इम्यून सेल्स, फिर हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स है फिर से तैनात हो जाते हैं। अरे कोई बाहर ही आ गया, कोई माइक्रोब आ गया, और फिर वो उसको मारने के लिए क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। लेकिन ये एंटीबॉडी का कोई काम है नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही मरा हुआ है ना, एंटीबॉडी का काम नहीं है। लेकिन बॉडी को ये पता नहीं होता, हमारे इम्यून सेल्स को पता तो होता नहीं कि ये मरे हुए हैं, बस उनको ये पता होता है अरे कोई बाहर ही आ गया, चलो इसको मारना है, तो वो एंटीबॉडी बना देते हैं। अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा याद के तौर पे। अगर कभी जिंदा वाला हमारी बॉडी के अंदर आया तो पहले से प्रेजेंट जो एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे, उसको तुरंत जाके मार देंगे, पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं किल्ड और इनएक्टिव डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो कि इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं वैक्सीन, इसी को हम बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, सो वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन्स आर किल्ड और इनएक्टिव डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स व्हिच आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी टू प्रिवेंट और to develop a immune system in our body, to develop the antibodies in our body। ठीक है, जो कि अभी प्रोसेस चल रहा है कोरोना के लिए भी, कोरोना का भी प्रोसेस चल रहा है कि हम कोरोना की वैक्सीन बना दे यूजिंग द सेम टेक्निक। ठीक है, सेम टेक्निक को यूज करते हुए। तो अगर ये प्रोसेस पॉसिबल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो जल्दी ये डिजीज खत्म हो जाएगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड थैंक यू।